नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। क्या सोने चांदी के भाव में गिरावट आएगी या तेजी का माहौल बना रहेगा? और ट्रंप के टैरिफ का असर, साथ ही अमेरिका और चीन के बीच में जो लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है, उसका क्या कुछ असर हो सकता है सोने चांदी के भाव पर? इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वंदना भारती जी हैं, एसएमसी ग्लोबल से। वंदना जी नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्ते वीरेंद्र जी और दर्शकों को भी बहुत सारा नमस्कार। और मैम, हमारे अभी यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो आपका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने आपके साथ भी वीडियो बनाया, तो आपको भी धन्यवाद। और अभी जो भाव ये चल रहे हैं मैम, इसको कैसे देख रहे हैं? मार्केट में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मार्केट में न्यूज घूम रही हैं, नए नए चीजें वहां पर सामने लाई जा रही है लोगों को। तो अभी क्या असेसमेंट है आपका? जी वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि बहुत विश्वास के साथ ये चैनल बढ़ रहा है। लोगों को ऑथेंटिक न्यूज की एक जरूरत होती है कि कहाँ से उन्हें सारी मतलब न्यूज मिले, आउटलुक मिले। और जिस तरीके की मार्केट अभी चल रही है, अफवाह बहुत आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो वीरेंद्र जी, मैं यहाँ पे दर्शकों से यही राय दूंगी, और ये बहुत जरूरी है कि जब आपको कोई सोर्स से न्यूज मिलती है तो आप देखिए ये कौन सा सोर्स है। वॉशिंगटन पोस्ट है, र्यूटर्स है, ऐसी एजेंसीज पे आप ध्यान दें जो आपको यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज देती हैं। या तो फिर आप देख रहे हैं कि फेडरल रिजर्व की तरफ से कोई बयान आ रहा है, या कोई यूएस का स्पोक पर्सन बोल रहा है, चाइना का स्पोक पर्सन बोल रहा है। तो अफवाह पे तो यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, देना चाहिए। और उन्होंने, ट्रम्प ने भी कहा था कि फेक न्यूज भी यहाँ पे काफी ज्यादा चल रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जब हम ऐतिहासिक टैरिफ वाला मामला देख रहे हैं और वर्ल्ड यहाँ पे रीशेप होएगा आने वाले 1 साल में, वैसे माहौल में मुझे लग रहा है कि अफवाह को दरकिनार करके चलना होगा। नहीं तो हमारा पोर्टफोलियो हो सकता है कि हम प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर लें, या प्रॉफिट जो है हमारा वो थोड़ा सा कम हो जाए, और हम बहुत जल्दी मार्केट में अपने पोजीशन को रीशफलिंग करें। तो रीशफलिंग से बचने के लिए और अच्छे प्रॉफिट के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है। और डिसिप्लिन में आपको देखना होगा कि आप जो सोर्स, जो न्यूज ले रहे हैं, वो सोर्स क्या है। तो मैम, अभी भाव जैसे बीच में आ रहे थे, भाव जो है अभी भी $3,000 के आसपास वहां पर चल रहा है, और 88,000 के ऊपर एनसीएक्स में भी बना हुआ है। और एक शार्प गिरावट देखी गई थी भाव में। पर फिर भी भाव जो है, जिसको चांदी में जितनी गिरावट आई उतनी तो सोने में गिरावट नहीं आई, और सोना $3,000 पे कहीं ना कहीं एक लेवल मेंटेन किए हुए है। आपको क्या लग रहा है? विंदा जी, मैं तीन चार चीजों पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि ये ना एक असामान्य समय है जहां हम जो नॉर्मल ईटीएफ बाइंग होती थी या डॉलर से कोरिलेशन, उसको लेके हम नहीं चल सकते हैं। तो अभी के मार्केट में हमें ध्यान देना होता है कि इक्विटी में एक तो पॉलिसी चेंजेस यहाँ पे बहुत जल्दी होगा, और जो भी टैरिफ है वो बिल्कुल इमीडिएट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसका। 9 अप्रैल से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो बहुत क्विक है, डिसीजंस बहुत क्विक है, और बहुत मैसिव डिसीजन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो हमें इक्विटी को फॉलो करना होगा। अगर इक्विटी में बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग आती है, 10-10% यहाँ पे एसएनपी, बाहर का बाजार गिरा हुआ है, तो मार्जिन कॉल्स आएगा। मार्जिन कॉल्स का जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड पे भी आता है। हम लोग हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा है, क्योंकि अभी जितना भी समीकरण है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी अनसर्टिनिटी है, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, इक्विटी गिर रहा है, और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कंफ्यूजन है, जियो पॉलिटिक्स अपना बिल्कुल खराब चल रहा है, ये जो माहौल होता है गोल्ड के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे कंस्ट्रक्टिव माहौल में भी गोल्ड गिर रहा है। ये यहाँ पे मार्जिन कॉल्स है, यहाँ पे पैनिक है, लोग थोड़ा कैश पे आना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में फिर से बाइंग रिटर्न आएगी। तो सिल्वर से ज्यादा यहाँ पे गोल्ड में जो अभी भी फॉल है, मैं अभी भी बोलना चाहूंगी कि फॉल यहाँ पे कम है। $3,000 का यहाँ पे एक सपोर्ट लग रहा है मुझे वीरेंद्र जी, इंटरनेशनल मार्केट में। मुझे लग रहा है कि उसको अगर ब्रीच करता है तो 29-25 वाला लेवल देखेंगे। और मैक्सिमम साइड मुझे लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा पैनिक गोल्ड में आता है तो ही यहाँ पे $2,800 का एक जो सपोर्ट है वो दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो वर्स्ट केस सिनेरियो है, मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, वो वर्स्ट केस सिनेरियो है। नहीं तो गोल्ड एक अपसाइड के लिए हर लेवल पे, हर करेक्शन पे तैयार खड़ा है। मैम, मैं अभी डॉयश बैंक की रिपोर्ट देख रहा था। उन्होंने तो 2026 के लिए अपना टारगेट $2,900 था, उसको बढ़ा के $3,700 कर दिया। मतलब अभी तक जितनी रिपोर्ट्स आई उसमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव टारगेट जो है $3,500 का था। और उसके बाद अब जो है $3,700 का टारगेट दिया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, अगले 2 साल में सोना इतना हो सकता है?
मुझे लग रहा है कि इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा वो होगा वीरेंद्र जी, मतलब बड़ी जल्दबाजी होगी। क्योंकि ये ऐसा माहौल है जब बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो भी इसको अभी बोल रहे हैं कि वी नीड टाइम। तो यहाँ पे समय की जरूरत है। मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी हमें ना बड़े सहूलियत से चलना होगा, बड़े पेशेंस से चलना होगा। मुझे लग रहा है कि ये जो चीजें आई हैं अभी, जो मार्केट टूटा है, ये तो सेंटिमेंट्स पे टूटा है। ग्राउंड लेवल पे तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो स्ट्रैटेजिक, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, सारा ट्रेड आपको बदलेगा। अब चाइना यहाँ पे अपना नया मार्केट देखेगा, नया मार्केट देखेगा तो फिर जो नया मार्केट है वो सस्ता मार्केट मिलेगा, उसकी इकोनॉमी खराब होगी। वो अब एंटी डंपिंग की भी यहाँ पे बात होगी, अब एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी यहाँ पे लगेगी। तो बहुत कुछ होना बाकी है। ये माहौल गोल्ड के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ये माहौल थोड़ा सा संभल गया और चाइना और यूएस में इन केस अगर थोड़ा सा पॉजिटिव टॉक हुआ और इन्होंने इसमें से कुछ भी वापसी लिया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है 105% का यहाँ पे टैरिफ बढ़ाना। तो जैसे इनका सिविल अनरेस्ट होता है या इनको लगता है कि काम नहीं चलेगा और ये एग्रीमेंट कुछ भी होता है ना, तो गोल्ड के लिए वो माहौल कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एक रिलायबल टारगेट लेना होगा हमें यहाँ पे। और 26 के लिए मुझे लग रहा है कि 3400 3500 पे ही हमें स्टिक रह के चलना होगा। और हो सकता है कि अगर ये 3400 अगर यहाँ पे लगा लिया इस बार गोल्ड ने, तो हो सकता है कि 26 में हम हल्का करेक्शन या पॉज आता हुआ देखें गोल्ड में। मैम, भारतीय हिसाब से किस प्रकार से रहेंगे? और चूंकि 2025-26 की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसी भी बातें आ रही है कि फेडरल रिजर्व जो है उसको हो सकता है यूएस में इन्फ्लेशन बढ़े, और कहीं ना कहीं वहां पर यूएस की जो इकोनॉमी है वो देखते हुए उसको रेट कट जल्दी करने पड़े। ऐसे भी बातें आ रही है, ऐसे भी सामने संभावनाएं दिख रही हैं। आरबीआई ने तो तैयारी कर ली यहाँ पे वीरेंद्र जी, उन्होंने तो रेट कट कर दिया। हमारी इकोनॉमी इन एडवांस जा रही है और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि भारतीय बाजार को ये एक अच्छा सुनहरा अवसर है। कहाँ 26% की यहाँ पे हमें टैरिफ लगा है और वहाँ 105% है। तो मुझे लग रहा है अपना बाजार तो यहाँ बढ़िया रहेगा। लेकिन बाहर की अगर बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले इन्फ्लेशन जो है 5% जाएगा यूएस में, और इनकी जो जीडीपी है वो नेगेटिव में आएगी। तो जो पहला क्वार्टर रहेगा, रियल पैनिक आना और रियल डेटा में जो रिफ्लेक्शन है वो आना शुरू होगा आपको जुलाई में। जुलाई में ये सेकंड क्वार्टर का अपना उनके हिसाब से सेकंड क्वार्टर, हमारा तो फर्स्ट क्वार्टर हो जाता है फाइनेंशियल के हिसाब से। तो जो सेकंड क्वार्टर का डेटा जुलाई में जब आएगा, तब रियल इम्पैक्ट जो है वो दिखना वहां से शुरू होगा। और वहां से गोल्ड बहुत स्ट्रांग बेस बना सकता है। अगर बीच में करेक्शन भी आया तो वहां से गोल्ड जो है वो स्ट्रांग बेस बनाएगा। तो सबसे पहला रहेगा इनके अनएम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ेगा। इन्फ्लेशन इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दूसरी मार्केट ढूंढेंगे उससे पहले इनको चीजों की जरूरत है। और मार्केट ढूंढने में इन्हें एक क्वार्टर का समय लगेगा यूएस को भी, कि वो अपना सामान कहाँ भेजे और बाकी सामान वो कहाँ से ले जो वो चाइना से ले रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये इम्पैक्ट तो रहेगा फर्स्ट क्वार्टर में ही। और फेडरल बैंक को अब ट्रम्प का भी प्रेशर होगा, और वो खुद भी प्रेशर में आएंगे कि इसको संभालने के लिए वो रेट कट करे और उनको इन्फ्लेशन को दरकिनार करके यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कट जो है हो सकता है कि पहले करना पड़े। जी मैम, और दूसरा जो भारत के हिसाब से आप चांदी और इसको कैसे देख रहे हैं मैम, सोना और चांदी दोनों को? एक तो थोड़ा सा वीरेंद्र जी यहाँ पे करेंसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि करेंसी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर क्रूड ने बहुत संभाला है, पैनिक में भी मतलब कहते हैं ना कि अच्छाई का क्या ये है, तो क्रूड ने बहुत संभाला है। सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे जो बेस प्राइस है क्रूड का वो घटाया है। तो मेरे ख्याल से अपना रुपया जो है वो डेप्रिशिएट होगा भी तो 89 89.5 पे आके रुक जाएगा। अगर रुपया का प्रीमियम आता है तो गोल्ड में हमारा प्रीमियम ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू यूएस। तो मेरे ख्याल से जो अपना भारतीय सोना है वो प्रीमियम पे चलेगा, तो फॉल को भी यहाँ पे कवर अप कर सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ बोल रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों को ये कहना है कि नीचे कितना आ सकता है ताकि यहाँ पे हम खरीद करके चले। मुझे लग रहा है कि नीचे आएगा भी तो जो अपना लो लगा हुआ है 86,000 87,000 वाला, वो नियर टर्म में वो आ सकता है। अगर वो लेवल मिलता है तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके का माहौल अभी बन रहा है अनसर्टेनिटी वाला, मुझे लग रहा है कि वो भी समय दूर नहीं है कि अगर 89,800 से ऊपर की क्लोजिंग होती है, मैं एक लेवल देना चाह रही हूँ, 89,800 से ऊपर की क्लोजिंग होती है, मुझे लग रहा है क्रूड प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस दोबारा यहाँ पे 90,500 90,800 के करीब आ सकता है। तो यहाँ पे अब संभलने का समय आ गया है गोल्ड प्राइसेस में। फर्दर यहाँ पे अब 105% के बाद अगर चाइना ने आज कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो मेरे ख्याल से आज आज में ही गोल्ड प्राइसेस जो है वो फिर से बढ़ जाएगा फर्दर। चांदी मैम, चांदी।
चांदी, मुझे लग रहा है कि चांदी में पैनिक सेलिंग जो थी वो आ गई है। और चांदी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बढ़िया एक बाइंग का अवसर देगी। और एक चीज देखना चाहिए थी मैं, वीरेंद्र जी, मुझे लगा था, एक डर था कि जब यूएस दोबारा रिटेलिएट करेगा तो चांदी गिरेगी, लेकिन चांदी संभली हुई है। आज के मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी $30 से ऊपर है, हमारे मार्केट में भी के ऊपर है। तो अभी मुझे लग रहा है कि चांदी का इमीडिएट अगर अपसाइड का टारगेट बनेगा वो आपको 92,150 के करीब का बनेगा, और सेकंड 94,000 आने में टाइम है। तो मुझे लग रहा है कि एक हमें रेंज लेके चलना चाहिए कि अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो 92,000 का लेवल है वो आएगा। और हमें पैनिक कहाँ से फिर से महसूस करना चाहिए कि यहाँ से और फॉल आ सकता है और नया लो बना सकता है, फ्रेश मतलब लो अभी वाला। ये मुझे लग रहा है कि 87,000 के लेवल से नीचे क्लोजिंग होती है, तभी हम यहाँ पे मानेंगे कि नेक्स्ट चांदी में 84,000 का लेवल जो है वो आएगा, जो कि अभी मतलब खतरे से बाहर चांदी हुई नहीं है। तो 87,000 से नीचे की क्लोजिंग आती है तो ही फर्दर डाउन साइड है, नहीं तो ये 92,000 के करीब जा सकती है कमोडिटी। और मैम, जो पिछले दिनों बड़े बड़े टारगेट दिए जा रहे थे, सोना 1 लाख, चांदी 1,25,000, 1.5 लाख, उनका क्या होगा? मैं यहाँ पे 1,10,000 बोली थी, मुझे याद है आपके शो में। और मुझे लग रहा है कि वो टारगेट जो हम दे रहे थे ना वीरेंद्र जी, जब हम लोगों ने शुरुआत में दिया था तो मैंने कहा था कि ये फोर्थ क्वार्टर में आएगा, लेकिन उस समय लग रहा था कि फर्स्ट क्वार्टर में ही आ जाएगा, जिस तरीके की मूव आ रही थी। तो यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि चांदी में 1,05,000 पे तो मैं अभी भी अड़ी हुई हूँ। और मुझे लग रहा है कि अब ड्यूरेशन में बढ़ाना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि ये फोर्थ क्वार्टर में देखने को मिलेगा, फोर्थ क्वार्टर में पैनिक आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैनिक मुझे लग रहा है ना वीरेंद्र जी, ये सेमी कंडक्टर चिप्स में, उसमें चांदी यूज होती है। और चाइना है, ताइवान है, ये सारे सप्लायर्स हैं। तो वो एक मुद्दा बन सकता है, जो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल डिमांड की बेस पे हम लोग बोल रहे थे एनालिस्ट, कि चांदी यहाँ पे बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से नई मार्केट को ढूंढने में 2 क्वार्टर लगेगा। और तीसरा क्वार्टर जो हमारा, ये जो फोर्थ क्वार्टर आएगा ये साल का, इसमें चांदी फिर से राह पकड़ेगी और इस ये अपनी मार्केट को ढूंढेगी, और वहां पे फिर से एक जो अपसाइड है, एक स्टेबल अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। तो मुझे तो लग रहा है ना कि वीरेंद्र जी, ये चीजें समराइज हो जाएंगी एक साल में। क्योंकि बहुत जल्दी आप एक एक एग्जांपल देखिए, रशिया की क्रूड को इन्होंने बैन करा, रशिया ने 2 क्वार्टर के अंदर में उसने नया बाजार ढूंढ लिया। मुझे बस वो एग्जांपल लग रहा है इमीडिएट, कि वो नया बाजार ढूंढेंगे और उन्हें मिल जाएगा, यूएस को भी मिलेगा, चाइना को भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से पैनिक 2 क्वार्टर का है, तीसरा क्वार्टर जो अपना चौथा क्वार्टर होगा ना, वहां पे चांदी संभलती हुई नजर आएगी। जी मैम, हो सकता है भारत में सामान सस्ता मिलने लग जाए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आए बाहर से, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही है, क्योंकि मार्केट तो नए ढूंढने ही पड़ेंगे, सामान कहाँ पर जाएगा, नहीं तो इकोनॉमी की हालत खराब है। जैसे ज्वेलर्स है, मैं ज्वेलर्स कम्युनिटी से बात करता हूँ, डायमंड वालों की हालत वहां पर खराब है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और यूएस चूंकि सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग मार्केट है इंडिया के लिए, डायमंड ज्वेलरी को लेकर या डायमंड्स को लेकर, तो और $10 बिलियन से ज्यादा का हमारा टोटल एक्सपोर्ट होता है। तो मैम, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक तलवार लटकी हुई है और सब लोग चिंता कर रहे हैं। बहुत सारे जो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ज्वेलरी और एक्सपोर्ट करते हैं, उनको दिक्कत आ रही, इवन क्योंकि भारत से सारा पॉलिश होके जाता है, तो उन लोगों को भी दिक्कत का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। तो उम्मीद यही है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि कुछ सेटल हो, आगे जाके कुछ बातचीत हो और इसमें कुछ राहत मिले, वही उम्मीद है। चलिए, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी वीरेंद्र जी, मेरे सलाह पे कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, लेकिन मेरी पर्सनल कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है कमोडिटी में। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर आप सोने चांदी की किसी प्रकार की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस के साथ काम करिए, साथ ही अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर काम करिए, क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन है, कभी भी ऊपर हो जाते हैं भाव, कभी नीचे हो जाते हैं। तो संभल कर रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।